जी। अच्छा जी, ठीक है। फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको आगे देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है, अब ये कैलकुलेशन अब आप परफॉर्म करें और फिर मुझे बताएं। तो सबसे पहले हमने जोन 1 की सेटिंग करनी है, फेज रीच, और हमने रिक्वायर्ड करना है उसकी 80% लाइन के ऊपर हमने उसको सेट करना है। तो अब मुझे बताएं उसकी सेटिंग क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, चलें बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 7.12 प्लस J38.08। इसका उसमें निकालो, एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालो, उसके पोलर मॉड कोऑर्डिनेट में बताना जरा, पोलर कोऑर्डिनेट में। बताओ जरा, दोबारा बताओ। सबसे पहला स्टेप कितना आया तुम्हारा, एंगल कितना है? एक मिनट पोल सर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो लाइन 1 है उसकी टोटल आप इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अच्छा, आपने किया था ये काम? सर मैंने डायरेक्ट 80 से किया है, अगर वो 80% लेनी है तो। या टोटल तो पहले निकालो फिर हर दफा निकालो, चलो ठीक है। कितना आया बता दो, मैं अब एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई है? 88.74 एंगल ठीक है, 79.4। ठीक है, सही आंसर है। अच्छा, इसका सिंपलेस्ट वे है, सबसे पहले तो आप इसकी टोटल इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लें। तो आप इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 8.9 और ये 47.6 आ जाएगा। और इसको अगर फेजर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दें तो 48.42 एंगल 79.41, ये इसकी टोटल आ जाएगी लाइन 1 की। और लाइन 2 की कितनी है इम्पिडेंस टोटल? इसी तरीके से इस पॉजिटिव सीक्वेंस की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 60 से तो हमारे पास आ जाएगी 29.05449 एंगल आपके पास आ जाएगा 79.41, ठीक है। तो ये लाइन 1 की टोटल इम्पिडेंस आ गई पहली, और दूसरी हमारे पास लाइन 2 की टोटल इम्पिडेंस आ गई। अब आप इस चीज को सिर्फ ये नोट डाउन कर लें, इसका जो एंगल है तकरीबन 80 डिग्री के करीब है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में जो डोमिनेंट पार्ट है वो आपकी रिएक्टेंस है। यानी कि अगर आप इसके स्लोप ऑफ द लाइन r/x प्लॉट करेंगे तो इसका जो एंगल आएगा, यहाँ आपका जो एंगल है वो आपका 80 डिग्री आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब जोन 1 की सेटिंग मैंने फेस, याद रखिए फेस सेटिंग है, फेस रीच सेटिंग इसको कह लें, और वो हमारे पास है 80% ऑफ लाइन 1। तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 38.74 एंगल अप्रोक्सीमेट, आप 80 डिग्री आप उसको सेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा जी, दूसरी यहाँ मैंने फेज रीच का है, फेज रीच का मतलब क्या है, फेज फॉल्ट को अगर हम अभी देख रहे हैं सिर्फ।
अच्छा, दूसरा पोर्शन क्या है, उसमें आपने क्या करना है, अगर जोन 2 की सेटिंग करनी है तो मैंने आपको 2 रूल बताए थे कि एटलीस्ट 120 टाइम्स ऑफ द प्रोटेक्टिव रिलेज, और इट शुड बी द लेस देन द प्रोटेक्शन लाइन, एडजस्टेंट लाइन आएगा, और 50% ऑफ द नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट लाइन की जो इम्पिडेंस होगी उसकी 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है। तो बाज दफा ये होता है कि हमारी जो दोनों रिक्वायरमेंट होती हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास शॉर्टेस्ट लाइन है, एक लॉन्गेस्ट लाइन है, उस केस में आपके पास ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। इन दिस केस बोथ रिक्वायरमेंट, जो हमारी कंडीशन है उसमें हमारे पास ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, यानी कि 120 टाइम्स 120% निकालें, जो प्रोटेक्टेड लाइन का है वो निकालें ज़रा कितना बनता है। यानी कि आप ले लेंगे 100% ऑफ द प्राइमरी इम्पिडेंस, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन जो हमारे पास 48.42 आ रही है, इसका एंगल आ जाएगा 80 डिग्री, प्लस 0.5, ये आपकी 50% ले रहे हैं नेक्स्ट लाइन का। नेक्स्ट लाइन कितनी है आपकी? 29.05। 29.054, और इसका एंगल भी 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट बन जाएगा आपका कितना बनेगा? बताइए। 62.94। 62.9594, यस, एंगल और 80। एंड 80 डिग्री। अब आप जरा इसको चेक कर लें कि अगर 120% निकाल दें 148 का, तो क्या ये उससे ज्यादा है कि कम है? यानी कि जस्ट टू चेक कि ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमने अभी ये वाली कंडीशन अप्लाई की है। तो 48.42 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, जी बताइए। 58.10। यानी कि वो इस वैल्यू से कम पे है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी कंडीशन को वो फुलफिल करती है, यानी कि हमारी जो रीच सेटिंग होगी वो 60 ये वाली सेटिंग होगी। इसका मतलब ये है कि हमने 120% एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो उससे ज्यादा हमने उसकी वैल्यू को सेट कर दिया है। यानी कि दिस मीन्स दैट हम, इसका मकसद क्या है 120% का, कि जो प्रोटेक्टेड लाइन है हम उसको इंश्योर करें कि वो 100% जो है वो कवर अप हो जाएगी, क्योंकि ये 20% जो है हमने थोड़ा सा टॉलरेंस देते हैं, या मेजरमेंट टॉलरेंस मीन्स के ये जो पूरी इम्पिडेंस है दैट मस्ट बी कवर, और एडिशनली जो ये पार्ट हम ऐड करते हैं वो यहाँ पे जो मेजरमेंट एरर्स आते हैं एट दीज पॉइंट्स के ऊपर, तो उसको कवर अप करने के लिए हम एटलीस्ट 20% जो है अबव करते हैं। ठीक सर हो गया? मतलब हमने रिले की रीच बढ़ा दी ना। जोन 2 की रीच बढ़ाई है ना बेसिकली। सही है। ठीक ठीक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चीज है। अच्छा, अब जोन 3 में क्या होगा? जोन 3 का पॉइंट यहाँ कैसे लेगा, जोन 3 की सेटिंग कैसे होगी? तो zone 3 is set to cover 120% of the sum of the line between substation ABC and PQR, provided this does not result in any transformers at substation XYZ being included. अब हमने क्या करना है, जब जोन 3 पे जब हम जाएंगे तो हमने जोन 3 में ये पूरी की पूरी लाइन को कवर अप करना है, ये दोनों 100% कवर अप हो, क्योंकि जोन 2 में जो सेकंड लाइन है वो सिर्फ 50% कवर अप हो रही है। ऐसे ही है, तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम जोन 3 में कवर अप करेंगे, और एडिशनली 120% एक्स्ट्रा, यानी 20% हमने एक्स्ट्रा लिए, ताकि यहाँ पे जो हम इंश्योर करें कि जो जोन 2 है वो 100% कवर अप हो जाएगी, कि उसमें कोई मेजरमेंट एरर्स जो हैं वो ना आए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है, अगर यहाँ पे कोई आता है
तो उसको भी मतलब यूं कह लें कि कवर अप करना है या कवर अप नहीं करना है, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी कैलकुलेशन पे डिफरेंट होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर इम्पिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर की जो इम्पिडेंस है नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन से वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम सिंपल ट्रांसमिशन लाइन लेके कवर अप करेंगे तो इसकी इम्पिडेंस ऐड ऑन हो जाएगी, तो थ्योरेटिकली वो कम एरिया कवर अप कर रहा होगा, लेकिन हम उसको ऐसे अज्यूम कर रहे होंगे कि वो उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। और फिर हमने ये भी देखना होता है कि जो इम्पिडेंस होती है इस साइड की एज सीन ऑन द अदर साइड, वो रिले उसको कैसे देखती है। so that could be a problem when we have a transformer at substation XYZ। तो यहाँ पे हमें अभी एक चीज इग्नोर करते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। यस सर। ओके, तो उसकी सेटिंग क्या है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, उस डेफिनेशन को फुलफिल करें कि zone 3 is set to cover 120% of the sum of the line between substation ABC and PQR। जी ये पैरामीटर लिखे हैं मैं आपके सामने। सर मतलब ये जोन 1 का 100 किलोमीटर और जोन 2 का 60 किलोमीटर, उसके बाद 20% और लेना है। जी आप इन दोनों को जमा करें। टोटल अगर आप करना चाह रहे हैं यानी कि इसका 120% आप कर सकते हैं। टोटल आपके पास कितनी है 48.42 जी प्लस ये आपने 100% ले ली, सही। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 29.0549। मेन लाइन हमने 100% लेनी है टोटल, और जो सेकंड फेज है उसका हमने 20 टाइम एक्स्ट्रा लेना है, ताकि यहाँ पे जो एरर्स हैं वो कवर अप हो जाए। ठीक है। 3.28 ये बेसिकली 83.275 आएगा और इसका एंगल भी तकरीबन 80 डिग्री आएगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी यस सर। सर। अच्छा अब इसकी जोन डायग्राम बना लें। तो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब आपके पास दोनों पैरामीटर गिवन है, आर भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, तो अप्रोक्सीमेट डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको there are some part need to be covered from the reverse direction, it's not important at the moment। अगर आप ये देखेंगे ये वाला पॉइंट कौन सा होगा और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जोन 1 में, बताएं। 38.74 एंगल 80 डिग्री। अब वो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बता दें, तकरीबन 37 के करीब है, ऐसे ही है। 37 और 36 के करीब है, क्या वैल्यू है इसकी? जी बताएं। सर 37 है आई थिंक। ठीक है ओके, तो ये तकरीबन 37 आ जाएगी आपके पास। और आर कितना है? cos थीटा ले लेना, cos 80 मल्टीप्लाई बाय 38.74 कर देना। जी आर की वैल्यू क्या है यार बताना। 6.2 दानिश।
दानिश आपका माइक क्यों नहीं सही? चलें, दानिश के मुताबिक आपके पास जो आर की वैल्यू है 6.2 है। अब ये देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो रेजिस्टिव फॉल्ट है उसकी वैल्यू हमने कंसिडर करनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें रिले के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस टाइप की है। जी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। या तो हम फॉर एग्जांपल उसकी जो एक्स्ट्रा रीच की सेटिंग उसमें अलग से गिवन होती है, तो आप वहां पे कैलकुलेट करके डिफाइन कर सकते हैं। अदर वे अराउंड, जब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी एक्स और आर की, तो आप जो आर की वैल्यू है वो आप 6.2 सेट नहीं करेंगे, वो आप जो एडिशनल रीच होगी यहाँ पे उस वैल्यू को आपने कंसिडर करना होगा। अच्छा, अब आप इस तरीके से अगर चेंज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो रीच है इतनी ज़्यादा ना हो कि जो जोन 2 को कवर अप करके उसके नेक्स्ट जोन में चली जाए। ठीक है, तो वी हैव टू कंसिडर दिस फैक्टर एज वेल। लेकिन अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रिले गिवन है उसमें रीच की सेटिंग हम एडिशनली सेट कर सकते हैं। मींस हम वी हैव अ 6.2 वैल्यू फॉर द जोन सिलेक्शन, बट फॉर एडिशनली वी हैव सम रीच सेटिंग। ठीक है। अच्छा, चले रीच से पहले एक चीज और देख लें टाइम के लिहाज से। अगर हमारे पास जो फेस टाइम है इसमें टाइम ग्रेडिंग हमने करनी है वो दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कि हमारा जो जोन 1 होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग होगी, जस्ट लाइक ओवर करंट रिले में हमने देखा है। तो थ्योरेटिकली तो हम उसको कह सकते हैं जीरो के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ब्रेकिंग वगैरह टाइम आते हैं जिसमें हमने कंसिडर करना होता है। डिले टाइम इज यूज्ड फॉर ओनली इन केस व्हेन देयर इज अ लार्ज डीसी ऑफसेट अकर एंड ओल्डर सर्किट ब्रेकर। अगर तुम ओल्ड सर्किट ब्रेकर है तो उसमें अगर जो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है वो स्लो होता है, या उसमें जो डीसी ऑफसेट सिस्टम में आ जाता है, तो उस वजह से हमने कुछ टाइम डिले सेट किए जाते हैं। जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है यहाँ पे लिखी है ओल्ड सर्किट ब्रेकर के अंदर ये है कि दे आर इनकेपेबल ऑफ ब्रेकिंग द इंस्टेंटेनियस डीसी कंपोनेंट। तो इस वजह से हम उसकी में टाइम डिले देते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट वही हो जाएगा 60 मिली सेकेंड या 40 मिली सेकेंड जो आप दे सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली दे आर इंस्टेंटेनियस, सो इट्स अबाउट 0 मिली सेकेंड उसकी डिले सेट होगा। For zone 2, element has to be graded with the relays protecting the line between substation X, Y, Z and PQR, since the zone 2 element covers part of this line. तो उस सूरत में हमने जोन 2 में डिले देंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिटवीन 200 टू 500 मिली सेकेंड के दरमियान जोन 2 की हम डिले सेटिंग दे देते हैं। ठीक है। Assuming that this line has distance, unit or instantaneous high set overcurrent protection applied, the time delay requires is that to cover the total clearance time of the downstream relay. To this must be added the reset time for the zone 2 element following clearance of a fault on the adjacent line and a suitable safety margin. Means इसमें यहाँ पे क्या चीज है कि अभी जो हमने कैलकुलेशन की है वो इस तरीके से की है कि हमारे पास सिंपल एक रिले यहाँ पे कनेक्टेड है। क्वाइट ऑफन इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे भी एक रिले कनेक्टेड हो, तो उस रिले के लिए ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक प्राइमरी प्रोटेक्शन होगी। दिस मीन्स अगर फॉल्ट इस लाइन के ऊपर आता है लेट्स से लेस देन 50% लेंथ के अंदर, तो आपकी ये जो रिले है दैट मस्ट ट्रिप विद इन 40 मिली सेकेंड या 0 मिली सेकेंड अगर आप कहना चाहें उसे, तो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप होना चाहिए। एट द सेम मोमेंट ये जो रिले है वो इसको डिटेक्ट करेगी कि ये मेरे जोन 2 के अंदर फॉल्ट आ गया। ठीक है। सो इस रिले के लिए जोन 2 होगा और इस रिले के लिए जोन होगा 1। तो उस सूरत में हमने यहाँ पे डिले देना है कि इस रिले को हम सफिशिएंट टाइम दें ताकि वो उसको ट्रिप कर सके टाइमली मैनर में। तो ये एक तरह से बैकअप प्रोटेक्शन भी हो गई हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम ग्रेडिंग का जो हमने फैक्टर रखना है वो 200 से 500 मिली सेकेंड के दरमियान तक का
टाइम इसको देना है। ठीक है, बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया। और जोन 3 में भी यही सिंपल प्रिंसिपल है जो जोन 2 का अप्लाई किया हमने। ओके, so considering for the zone 3 element are the same consideration are the same as for the zone 2 element, except that the downstream fault clearance time is that for the zone 2 element of a distance relay or IDMT over current play। तो इसमें जो टाइम होगा जो जोन 3 के लिए है, सॉरी जो जोन 3 के लिए, तो हमने जोन 2 का टाइम उसमें भी ऐड अप करना है। तो अगेन यहाँ पे हम टिपिकल वैल्यू 800 मिली सेकेंड कर लें तो टाइम ग्रेडिंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। पहले जोन हमारा 0 मिली सेकेंड फास्ट है, दूसरा हमारा 250 मिली सेकेंड, तो और तीसरा जोन जो है हमारा 800 मिली सेकेंड जो है वो उसको ट्रिप करेगा। ठीक है, टाइमिंग ग्रेडिंग समझ आ गई आपको? Yes, sir. ओके, अच्छा अब उस पर आ जाते हैं बात के ऊपर कि हमारे पास जो फेस फॉल्ट अगर रेजिस्टिव रीच उसमें आ जाए कि हमने जो उस रीच को थोड़ा इंक्रीज करना है, अगर रेजिस्टिव फॉल्ट होगा फेस के ऊपर तो हम उसकी सेटिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे। द यूज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कुछ रिलेज होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें अगर क्वाड्रिलेटरल कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो रीच सेटिंग है वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू फेस सेटिंग। तो आप ये दोनों पैरामीटर अलग अलग रिले में सेट कर सकते हैं। The resistive reach setting for each zone can be set independently of the impedance reach setting. The resistive reach setting represents the maximum amount of additional fault resistance, so ये additional fault resistance को add करेगा in excess of the line impedance for which a zone will trip regardless of the fault within the zone। तो यहाँ पे जो रीच सेटिंग मैंने आपको जैसे बताया, जो रीच सेटिंग है वो एडिशनल होगी इस रेजिस्टेंस के, तो यूँ आप यूँ कह लें कि जो रेजिस्टिव पार्ट है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपका ये जोन 2 को भी बाईपास कर देता है, मतलब इतनी इंक्रीज हो जाती है, तो रिगार्डलेस ऑफ जोन 2 के जोन 2 के ऊपर है या जोन 1 के ऊपर है, तो वो जोन 1 को ही ट्रिप करवाएगा। ठीक है, मींस अगर उसमें अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये वाली डायग्राम अगर आप देख लें, रीच एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट में ऐड होगा जो रिजर्व लाइन के लिए है। तो वो सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट को चेक कर रहा होगा कि अगर वो यहाँ पे इससे इंक्रीज हो जाता है, ये जोन 2 में भी आ जाता है, तो इट विल ट्रिप एज जोन 1। यहाँ पे हम जो रीच है वो रिएक्टिव पार्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने दो कंस्ट्रेंट जो है अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या है, द टू कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज अपॉन द सेटिंग एज फॉलो। सबसे पहले कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फेस फॉल्ट रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की है उससे हमने ज़्यादा ही सेट करनी है, कम पे सेट हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है कि प्रिंसिपल दैट फॉर द फॉल्ट आर्किंग करंट को हम उसमें इस्तेमाल यूज करेंगे। उसका जो सेकंड पॉइंट है, इट मस्ट बी लेस देन द अपरेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड ड्यू टू द हेवीएस्ट लोड ऑन द लाइन अनलेस लोड ब्लाइंडिंग, यानी कि लोड इंक्रोचमेंट इज अप्लाइड। अच्छा चलें इसको इस लाइन को रहने दें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल यूँ देख लें, उस डायग्राम के ऊपर हम दोबारा चले जाते हैं। उसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टिव एलिमेंट है
वो इस नॉर्मल रेजिस्टेंस एलिमेंट से कम होनी चाहिए। उसमें ये हमारे जोन की तो कंसिडरेशन हम ऐड नहीं करते कि उस जोन 1 में है, 2 में, 3 में है, मतलब इट डजंट मैटर, उससे ओवरलैप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये हम हरगिज ना करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी सेट कर दें कि ये ओवर जो नॉर्मल ऑपरेशन रेंज है उससे ज्यादा वो सेट हो जाए। तो इसका मतलब है वो ट्रिप कर जाएगा जब आपके पास नॉर्मल लोड फ्लो करंट फ्लो होगा। सो इन दिस केस हमारे पास जो सेटिंग है वो इनकरेक्टली सेट हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ आई यहाँ पे? क्वेश्चन ये बताइए। सर पहले तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि एडिशनल रेजिस्टेंस जब हम मॉडल करते हैं, यानी कि जब बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम हम रिले की सेटिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी जोन 1 की रीच है, जोन 2 की रीच है। तो जोन 1 की रीच अब जो भी रखते हैं उसके अंदर अगर वो एडिशनल रेजिस्टेंस लाई करती है, मतलब अगर ऐसा कोई फॉल्ट है तो जिस वजह से एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो वो तो जोन 1 में ऑटोमेटिकली लाई करेगी, और अगर वो ज़्यादा होती है तो जोन 2 में चली जाएगी। अब मुझे सर यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही सर कि ये हम बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम जब इसको मॉडल कर रहे होते हैं या इसके सेटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त ये सारी सेटिंग कर रहे होते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे होते हैं, जोन को मॉडल कर रहे होते हैं, या जब अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाके जोन 2 की बात हो रही है ना। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जोन 1 हमने बना लिया, जोन 2 बना लिया। ये एडिशनल रेजिस्टेंस की एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि ये असल में यहाँ पे करना क्या चाह रहा है ये। देखें, जोन 1 अगर डायग्राम आप अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज योर जोन 1। अब जब जोन 1 अगर आप फॉल्ट आ रहा है जोन 1 में, तो ये आपके पास इस लाइन के ऊपर फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपने जो इसकी रेजिस्टर की लाइन है, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टली इसकी सेट हो जाएगी, हमारी जो एग्जांपल है वो 6.2 यहाँ पे है। ठीक है, जो मैंने पहला कंस्ट्रेंट आपको बताया था कि हम उसमें रेजिस्टिव फॉल्ट यानी कि एक्स्ट्रा जो रीच है, जो मेटेलिक फॉल्ट की जो रीच है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो 6.2 से ज़्यादा है या कम है। अगर वो इससे कम है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा है तो हमने उसकी रीच को इंक्रीज करना है। अब ये पॉसिबल है कि ये जो रीच है इंक्रीज करने से जो आपका सवाल है वो जोन 2 में चला जाए, कि फॉर एग्जांपल जोन 2 की जो रेजिस्टेंस है वो 6 है, लेट्स अज्यूम, और आपने 6.2 सेट कर दी है, तो वो जोन 2 के अंदर आके वो ट्रिप करवा सकता है। दैट्स करेक्ट। लेकिन किस टाइम पे करवाएगा? एक्चुअल फिनोमेना ये होगा हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल जोन 1 की लाइन है और उस पे हमारे पास ये रेजिस्टिव फॉल्ट आ जाता है, so theoretically it's need to be tripped by zone 1 but it is going to be tripped by zone 2। यानी कि जब जोन 2 में ट्रिप करेगा तो इसका डिले आएगा 250 मिली सेकंड का, और अगर ये प्राइमरी फॉल्ट में होगा तो इसका जो डिले आना चाहिए थ्योरेटिकली वो 0 मिली सेकेंड या 40 मिली सेकेंड आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये आपकी डिले के साथ ट्रिप कर रहा है, और हो सकता है कि रिले के पास हो, इसका अमाउंट जो है फॉल्ट का अमाउंट सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, और इट नीड टू बी ट्रिप विद वेरी फास्ट बट इट इज गोइंग टू बी ट्रिप वेरी स्लो। तो सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एडिशनल रेजिस्टेंस हमारी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हैं एडिशनल रेजिस्टेंस तो एक अमाउंट थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं उसकी, इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी इतना फॉल्ट होगा कि वो एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद आगे जोन 2 के पास जा रहा है। अब इतना तो एडिशनल रेजिस्टेंस थी कि आप ये कह रहे हैं कि वो रिले के पास भी है और इतना एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड हो गई है कि वो जोन 2 में भी चला गया है। सिर्फ सर हम ये उसमें इसके ये दौरान देख रहे हैं, हम सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट चेंज कर रहे हैं, ये भी नोट कीजिए, उसमें रेक्टिव पार्ट हम चेंज नहीं कर रहे। सही सही है सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस चीज को प्रोटेक्ट करना है कि अगर जोन 1 के अंदर रेजिस्टिव फॉल्ट आता है तो उस सूरत में वो जोन 1 ट्रिप हो, ना कि जोन 2 ट्रिप हो। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, समझ आ गई? थैंक यू। ओके, तो अब आपने मैंने यहाँ पे कंडीशंस आपको दो बता दी हैं, और दो कंडीशंस के तहत अब हमने इसका लोड फ्लो करंट भी कैलकुलेट करना है, ताकि हम उसके ज़्यादा वैल्यू सेट ना कर दें अदर वे अराउंड,
वो जो हमारे पास जो स्टडी स्टेट करंट है उस पे भी वो ट्रिपिंग कर देगा। अच्छा, अब इसमें हमने दो इम्पीडेंस यहाँ पे सॉरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर की वैल्यू। एक हम यूज करेंगे मिनिमम फॉल्ट करंट को यूज करके, वो कैलकुलेशन में ऑलरेडी गिवन है कि सबस्टेशन एबीसी के लिए हमने जो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया है वो 1.8 किलो एम्पेयर्स है। ठीक है, तो जो बेसिकली डिपेंड करेगा आर्क रेजिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दे देता हूँ। वो फार्मूला क्या है, उसका नाम क्या है, जो फार्मूला दिया है वो वरिंगटन फार्मूला है, वरिंगटन फार्मूला। ठीक है, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से कि 28710 डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय द आर्क करंट टाइम्स उसकी जो फार्मूला है 1.4 मल्टीप्लाई बाय द आर्क लेंथ। यहाँ पे आप आर्क लेंथ ले लें 10 मीटर। ठीक है, और जो फॉल्ट करंट है वो आपका मिनिमम फॉल्ट करंट आपको गिवन है जो कि प्रोड्यूस करेगा आर्क रेजिस्टेंस को, ये वो आ जाएगा 1.8 किलो एम्पेयर्स। बेसिकली जब ये आर्क रेजिस्टेंस जो हम ऐड कर रहे हैं ये भी वही जो एडिशनल रीच या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रेजिस्टिव फॉल्ट के ना, तो उसमें आपके ये एडिशनल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड ऑन होगी। तो उस पे हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी वो तकरीबन निकलेगी 8 ओम। जी, ब्रेकिंग ओपनिंग के वक्त भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा उसके उसके अलावा 8 ओम 80 ओम लेट मी चेक, ये 8 ओम होगा ये अच्छा ये 8 ओम है, 80 ओम नहीं है। ठीक है, ये ओ जुड़ गया इसके साथ, ये ओम्स का है। ओके, अच्छा उसके लिए हमें फर्स्ट ये भी कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो मिनिमम लोड इम्पिडेंस, यानी कि मिनिमम लोड इम्पिडेंस का मतलब क्या है, हैवी लोड होगा, जितनी ज़्यादा लोड होता है उतनी लोएस्ट उसकी इम्पिडेंस होती है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आइडिया बताएं इस डायग्राम के तहत। हमारे पास अगर पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर्स के गिवन होते तो हम जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मर पैरामीटर को यूज करते, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर पैरामीटर्स गिवन नहीं है मेन ट्रांसमिशन सबस्टेशन के, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिले की सेटिंग की वैल्यू को। तो लेट्स से हमारे पास जो रेटेड करंट यहाँ पे जो स्टडी स्टेट करंट फ्लो होगा वो होगा आपका तकरीबन 1 किलो एम्प्स का। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, Z इज इक्वल टू वोल्टेज दैट वुड बी लाइन टू न्यूट्रल, पर फेज इंपेडेंस निकालनी है, डिवाइडेड बाय द एम्पेयर। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास 230 kV डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। और हम उसको डिवाइड कर देंगे 1 किलो से, जो कि हमारे पास स्टडी स्टेट लोड फ्लो करंट हम कहते हैं कि मैक्सिमम स्टडी स्टेट लोड फ्लो करंट होगा बेस्ड ऑन दिस करंट ट्रांसफार्मर पैरामीटर। तो हमारे पास जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो तकरीबन आ जाएगी कितनी, बताइए। जी बताइए। अशर, तो हमारे पास जो लोड इम्पिडेंस होगी मिनिमम यानी कि हैवी लोड के ऊपर 130 ओम आएगी। ओके, जी सर। तो यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस रिले का जो आर और एक्स है वो हम कह सकते हैं वो आर की वैल्यू समवेयर हेयर है विच इज 130 ओम, यहाँ पे 130 ओम आ जाएगा। ये नॉर्मल ऑपरेशन वाली है ना? ये नॉर्मल ऑपरेशन वाली होगी। अच्छा, जब आर्क रेजिस्टेंस से अगर हमने जो निकाली है
वो हमने निकाला है तकरीबन 8 ओम आएगी उसमें से, सो दैट वुड बी समवेयर 8। अच्छा, अब हमने इसमें इंश्योर करवाना होता है कि एटलीस्ट जो हम रीच की वैल्यू जब सेट करेंगे वो 40% मार्जिन होना चाहिए उसमें, और ये जो लोड की जो हैवीएस्ट लोड है उसमें 40% का मार्जिन होना चाहिए। तो हमारे पास जो रेंज आ जाती है जो रीच की वैल्यू सेट करने के लिए, वो आ जाएगी 130 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करें 0.4 से, कितनी होती है ये? 52। जी सर। अब 130 में से 52 माइनस कर दें, कितनी आती है? 78। यस सर। तो इसका मतलब है यहाँ 78 ओम होगी। हमें रीच की वैल्यू है बिटवीन दिस टू रेंज के, हमने उसके दरमियान हमने सेट करनी है। ओके, सो रीच की वैल्यू 78 ओम से ज्यादा ना हो, वरना वो उसके जो मार्जिन है स्टडी स्टेट या ऑपरेशनल रेंज से वो आपका कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? Yes, sir. ऑलराइट, तो यही 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अलाउंस शुड बी मेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ एनी रिमोट फॉल्ट इन फीड बाय यूजिंग द मैक्सिमम रेजिस्टिव रीच पॉसिबल, while each zone can have its own resistive reach setting. For this simple example, they can be set to equal. आप चाहें तो इंडिविजुअल रीच सेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं हर फेज की, बट इस मतलब इस सिंपल एग्जांपल के लिए हमारे लिए इक्वल सेटिंग वुड बी सफिशिएंट। This need not always be the case. It depends on the particular distance protection scheme used and the need to include power swing blocking. अच्छा, इसमें पावर स्विंग का भी फिनोमेना आता है कि फॉर एग्जांपल अगर इंस्टेबिलिटी सिस्टम में क्रिएट होती है तो उस वक्त भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो दे आर सम अदर क्राइटेरिया टू सेट दिस वैल्यू एज वेल, उसको हम बाद में देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया फेज फॉल्ट रेजिस्टिव रीच की सेटिंग। इसके अलावा हमारे पास जब अर्थ की सेटिंग करते हैं, दे आर सेपरेट सेटिंग इन द रिले, तो उस सूरत में हमने वो क्वाइट सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाय डिफॉल्ट द रेजिस्टिव रेजिडुअल कंपनसेशन फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया है उसको हम यूज कर सकते हैं टू एडजस्ट द फेज फॉल्ट रीच सेटिंग इन द केस ऑफ अर्थ फॉल्ट एंड इज अप्लाइड एज वेल। तो उसमें क्या फार्मूला है, हमने जो फैक्टर कैलकुलेट किया था 0.792 का, ठीक है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, जो फेज रीच सेटिंग थी वो 38.74, आपके पास जो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग आ जाएगी वो 30.68 आ जाएगी। दूसरे में आपके पास 62.95 है, तो उसको आप निकाल लें 7.792 से मल्टीप्लाई करें, आपकी वैल्यू आ जाएगी 49.8564। और उसके बाद जो जोन 3 है उसमें आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 65.95 और 38 आपके पास वैल्यू है अराउंड 80 डिग्री के। ठीक है, दिस इज फॉर द सेटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट इम्पिडेंस। जी, और जब इसके हमने अप्लाई करना है रीच सेटिंग का, अब फॉल्ट अर्थ फॉल्ट इम्पिडेंस में भी अगर रीच सेटिंग करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया हमारे पास, कि उसमें हमने मार्जिन देना है कि टू अवॉइड मिनिमम लोड इम्पिडेंस एंड नीड ओनली टू बी 20%, क्योंकि वो अर्थ के प्रोस्पेक्ट से है। तो जाहिर सी बात है हमारा लोड जो है वो तकरीबन बैलेंस ही होता है, तो उसमें हम जो मार्जिन जो है स्टडी स्टेट से हम उसको कम कर सकते हैं। अब उसको हम ले जा सकते हैं